जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल रोली क्लासेस में। हम फिर से हाजिर हैं एक नई सीरीज़ के साथ, जिसमें हम यूपी ट्रिपल एससी एएनएम से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कराएंगे और आपकी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। तो आप सभी लोग जो सर जुनून के साथ जुड़ जाइए और सभी लोगों को शेयर कर दीजिए जिन्होंने यूपी ट्रिपल एससी एएनएम का फॉर्म भरा हुआ है और जो लोग यूपी ट्रिपल एससी एएनएम का पेपर क्लियर करना चाहते हैं। तो आज की क्लास में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कराएंगे। जो नेक्स्ट डे मैंने पेपर का फर्स्ट पार्ट मैंने कराया था 1 to 50 क्वेश्चन, उसी सेट का आज 51 to 100 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो आप सभी लोगों को आंसर करना है, कमेंट बॉक्स में आप सभी को आंसर करना है, क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर करना है, क्योंकि इसमें कोई भी कुछ नहीं होगा। आपको क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर करना है, क्योंकि आप अपनी तैयारी को इसी तरह से चेक कर पाएंगे कि आपकी तैयारी कैसी है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी बेहतर होगी, क्योंकि आप सभी को जैसा पता है कि एग्ज़ाम जल्दी ही होने वाला है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। आपके आंसर का मैं वेट करूँगी। क्वेश्चन है, अब आज ये सेकेंड पार्ट है। कौन सा पार्ट है? सेकेंड पार्ट है, सीरीज का सेकेंड पार्ट है, क्वेश्चन पेपर का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सेकेंड पार्ट है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपनी पढ़ाई भी कीजिए। क्वेश्चन है, एक बच्चे को निम्नलिखित किस वर्ष की आयु तक कम से कम 3 शारीरिक अंगों वाले व्यक्ति का चित्र बनाने में सक्षम होना चाहिए? आपसे पूछ रहा है कि एक बच्चे को निम्नलिखित किस वर्ष की आयु तक कम से कम 3 शारीरिक अंगों वाले व्यक्ति का चित्र बनाने में सक्षम होना चाहिए। ऑप्शन ए 3 वर्ष, ऑप्शन बी 4 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष, ऑप्शन डी 5 वर्ष। राइट आंसर आप लोगों को बताना है। आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, मैं वेट कर रही हूँ। और लास्ट में आपको इस टोटल स्कोर भी बताना है कि 50 क्वेश्चंस में आपका स्कोर क्या रहा, क्योंकि इसी तरीके से आप अपनी तैयारी को चेक कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बेहतर तैयारी कर रहे होंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी 4 वर्ष। कितने वर्ष? 4 वर्ष। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। ओलिगोहाइड्रोमेनियोज एमनियोटिक द्रव में कमी की उपस्थिति निम्न जोखिम के कारण रेफरल के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। आपको बताना है कि अगर एमनियोटिक द्रव में कमी की उपस्थिति में निम्न जोखिम के कारण रेफरल के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। बताइए कौन सा महत्वपूर्ण कारक है? ऑप्शन ए गर्भावस्था जन्य मधुमेह, जिसे जेस्टेशनल डायबिटीज बोलते हैं। ऑप्शन बी मात्र उच्च रक्तचाप। ऑप्शन सी भ्रूण वृद्धि प्रतिबंध। ऑप्शन डी अपरिपक्व प्रसूति। ओलिगोहाइड्रोमेनियोज की उपस्थिति निम्न जोखिम के कारण रेफरल के लिए महत्वपूर्ण कारक है। आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है, भ्रूण वृद्धि प्रतिबंध। भ्रूण वृद्धि प्रतिबंध। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, बालों की खराब स्वच्छता निम्नलिखित में से किसका कारण बन सकती है? बालों की खराब स्वच्छता निम्नलिखित में से किसका कारण बन सकती है? ऑप्शन ए पेडोकोनियोसिस। ऑप्शन सी पेडिकुलिसिस ह्यूमन कैपिटिस। ऑप्शन सी टीनिया कैपिटिस। आपको बताना है कि अगर बालों में खराब स्वच्छता निम्नलिखित में से किसका कारण बन सकती है? तो पोडोकोनियोसिस, पेडिकुलस ह्यूमनस कैपिटिस और टीनिया कैपिटिस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए। केवल 2 और 3 कौन कौन से सही हैं? केवल 2 और 3। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, प्रसवोत्तर थायराइटिस की घटना सबसे अधिक पाई जाती है? कब पाई जाती है? प्रसवोत्तर थायराइटिस की घटना सबसे अधिक पाई जाती है। ऑप्शन ए प्रसव के 1 से 4 महीने के बाद। ऑप्शन बी प्रसव के पहले महीने के भीतर। ऑप्शन सी प्रसव के 6 महीने के बाद। ऑप्शन डी प्रसव के तुरंत बाद।
तो आपको बताना है प्रसवोत्तर थायराइटिस की घटना सबसे अधिक कब पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए, प्रसव के 1 से 4 महीने के बाद। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, जटिल त्वचा फोड़े वाले बाल रोगियों में पसंद का उपचार निम्न में से क्या है। जटिल त्वचा फोड़े वाले बाल रोगियों में पसंद की उपचार निम्न में से क्या है। ऑप्शन ए, ओरल एंटीहिस्टामाइंस, ऑप्शन बी इंसेंस और ड्रेनेज, ऑप्शन सी ट्रॉपिकल स्टेरॉइड, ऑप्शन सी सिस्टमेटिक एंटीफंगल थेरेपी। जटिल त्वचा फोड़े वाले बाल रोगियों में पसंद का उपचार निम्न में से क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंसिशन और ड्रेनेज। इंसिशन और ड्रेनेज। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उम्र में एक बच्चे से दोस्ती विकसित करने और दूसरे के प्रति चिंता दिखाने की उम्मीद की जाती है। किस उम्र में एक बच्चे से दोस्ती विकसित करने और दूसरे के प्रति चिंता दिखाने की उम्मीद की जाती है। ऑप्शन ए 3 वर्ष, ऑप्शन बी 6 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष, ऑप्शन डी 4 वर्ष। आपको बताना है किस उम्र में एक बच्चे से दोस्ती विकसित करने और दूसरे के प्रति चिंता दिखाने की उम्मीद की जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है 4 वर्ष। किस 4 वर्ष। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे पूछ लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, स्वास्थ्य सेवा में स्टॉक इंडेंट का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। स्वास्थ्य सेवा में स्टॉक इंडेंट का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। ऑप्शन ए, दस्तावेज और आवश्यक विशिष्ट आपूर्तियों का अनुरोध करना, ऑप्शन बी अनावश्यक वस्तुओं की खरीदी पर अनुरोध करना, ऑप्शन सी आवश्यक भंडारण स्थान बढ़ाना, ऑप्शन डी आपूर्ति श्रृंखला संचालन की दक्षता कम करना। स्वास्थ्य सेवा में स्टॉक इंडेंट का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। राइट आंसर ऑप्शन ए है, दस्तावेज और आवश्यक विशिष्ट आपूर्तियों का अनुरोध करना। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में उपयोग की जाने वाली स्पेसिंग विधियों का उदाहरण नहीं है। आपसे पूछा है कि उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में उपयोग की जाने वाली स्पेसिंग विधियों का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए, सेंट क्रोमैन छाया, ऑप्शन बी IUCD 380A और कॉपर्टी IUCD 375, ऑप्शन सी मिनी लैब, ऑप्शन डी इंजेक्टेबल गर्भ निरोधक MPA अंतरा कार्यक्रम। स्पेसिंग विधियों का उदाहरण नहीं है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, मिनी लैब। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन है स्थानिक क्षेत्रों में सिस्टोसिमियासिस के लिए प्राथमिक निवारक उपाय है। सिस्टोसोमियासिस के लिए प्राथमिक निवारक उपाय है। ऑप्शन ए, पेयजल की व्यवस्था, ऑप्शन बी प्रॉक्टिजन कैंटल के साथ मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन सी जोखिम वाली आबादी का टीकाकरण, ऑप्शन डी दूषित पानी के संपर्क से बचने के बारे में स्वास्थ्य शिक्षा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, दूषित पानी के संपर्क से बचने के बारे में स्वास्थ्य शिक्षा, हेल्थ एजुकेशन देना। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से किसको रोकने के लिए RH इम्यूनोग्लोबुलिन को RH निगेटिव माताओं को प्रसवोत्तर रोकथाम के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसको रोकने के लिए RH इम्यूनोग्लोबुलिन को RH निगेटिव माताओं को प्रसवोत्तर रोकथाम के लिए दिया जाता है। ऑप्शन ए,
फ्यूचर मिसकैरेज, ऑप्शन बी मैटरनल थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ऑप्शन सी नवजात शिशु का हेमोलिटिक रोग, ऑप्शन डी मैटरनल एनीमिया। बहुत ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सेकंड पार्ट है आज 51 to 100 क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। राइट आंसर ऑप्शन सी नवजात शिशु का हीमोलिटिक रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अंतर्गर्भाशयी विकास प्रतिबंध IUGR इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन का संदेह तब होता है जब भ्रूण का आकार कैसा होता है। ऑप्शन ए गर्भकालीन आयु के लिए 10वें प्रतिशतक से नीचे, ऑप्शन बी गर्भकालीन आयु के लिए 5वें प्रतिशतक से नीचे, ऑप्शन सी गर्भकालीन आयु के लिए 15वें प्रतिशत से नीचे, ऑप्शन डी गर्भकालीन आयु के लिए 20वें प्रतिशत से नीचे। अंतरागर्भाशयी विकास प्रतिबंध या IUGR इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन का संदेह तब होता है जब भ्रूण का आकार कितना होता है, गर्भकालीन आयु के लिए 10वें प्रतिशत से नीचे होते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए। बहुत अच्छे से आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। गर्भवती महिला में गंभीर एनीमिया होने पर निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई की जाती है। गर्भवती महिला में गंभीर एनीमिया होने पर निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई की जाती है। ऑप्शन ए पॉइंट 1 महिला को IFA गोलियों की दोहरी खुराक देना शुरू करना। पॉइंट 2 दूसरी तिमाही से ही एल्बेंडाजोल देना शुरू करना। पॉइंट 3 उसे FRU में डिलीवरी के लिए सलाह देना। पॉइंट 4 यदि BP लेस देन 160/100 mm ऑफ Hg है तो निफेडिफिन लेना शुरू करना। आपको बताना है कि गर्भवती महिला में एनीमिया होने पर निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाई की जाती है। ऑप्शन ए 1 2 3 4, ऑप्शन बी केवल 2 एवं 4, ऑप्शन सी केवल 1 3 एवं 4, ऑप्शन डी केवल 1 2 3। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन डी केवल 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका उपयोग एथलीट फुट के उपचार के लिए नहीं किया जाता है। क्या नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए क्लोट्रीमेजोल, ऑप्शन बी एसिटामिनोफेन, ऑप्शन सी इकोनाजोल, ऑप्शन डी टर्बिनाफाइन। निम्नलिखित में से किसका उपयोग एथलीट फुट के उपचार के लिए नहीं किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी एसिटामिनोफेन। राइट आंसर ऑप्शन बी, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। रजोनिवृत्ति का एक सामान्य लक्षण जिसके प्रबंधन की आवश्यकता हो सकती है। रजोनिवृत्ति का सामान्य लक्षण जिसके प्रबंधन की आवश्यकता हो सकती है। ऑप्शन ए गर्भावस्था जन्य मधुमेह या जेस्टेशनल डायबिटीज, ऑप्शन बी कैंसर, ऑप्शन सी मेनोरेजिया, ऑप्शन डी हार्ट फ्लैशेस। रजोनिवृत्ति का एक सामान्य लक्षण जिसके प्रबंधन की आवश्यकता हो सकती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी हार्ट फ्लैशेस। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। निम्नलिखित में से कौन पोषण शिक्षा के लिए लाभार्थियों के माध्यमिक समूह में शामिल नहीं है। क्या है? निम्नलिखित में से कौन पोषण शिक्षा के लिए लाभार्थियों के माध्यमिक समूह में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए सामाजिक कार्यकर्ता, ऑप्शन बी स्वास्थ्य कर्मी, ऑप्शन सी बच्चों के पिता, ऑप्शन डी माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक। निम्नलिखित में से कौन पोषण शिक्षा के लिए लाभार्थियों के माध्यमिक समूह में शामिल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी बच्चों के पिता। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा।
नेफ्रोटिक सिंड्रोम की एक प्रमुख विशेषता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम की एक प्रमुख विशेषता है। ऑप्शन ए हाइपरकैल्सीमिया कैलेमिया, ऑप्शन बी हाइपरटेंशन, ऑप्शन सी हेमटूरिया, ऑप्शन डी प्रोटीनूरिया। आपको बताना है नेफ्रोटिक सिंड्रोम की एक प्रमुख विशेषता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी प्रोटीन यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है, स्वास्थ्य कार्यक्रमों में सामुदायिक भागीदारी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह स्वास्थ्य कार्यक्रमों में सामुदायिक भागीदारी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ऑप्शन ए यह सुनिश्चित करता है कि स्वास्थ्य कार्यक्रम सामुदायिक आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी है, ऑप्शन बी केवल शहरी क्षेत्रों में ही आवश्यक है, ऑप्शन सी स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों की आवश्यकता को समाप्त करती है, ऑप्शन डी स्वास्थ्य हस्तक्षेपों की प्रासंगिकता कम हो जाती है। स्वास्थ्य कार्यक्रमों में सामुदायिक भागीदारी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि स्वास्थ्य कार्यक्रम सामुदायिक आवश्यकताओं के प्रति उत्तरदायी है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भावस्था के किस सप्ताह तक प्लेसेंटा पूरी तरह से बन जाता है? गर्भावस्था के किस सप्ताह तक प्लेसेंटा पूरी तरह से बन जाता है लेकिन बढ़ता रहता है? ऑप्शन ए 2 से 4 सप्ताह, ऑप्शन बी 6 से 9 सप्ताह, ऑप्शन सी 15 से 22 सप्ताह, ऑप्शन डी 18 से 20 सप्ताह। आपको बताना है कि प्लेसेंटा पूरी तरह से कब बन पाता है या कंप्लीट हो जाता है, लेकिन वह बढ़ता रहता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी। गर्भावस्था के किस सप्ताह तक वैसे तो प्लेसेंटा 12 से 14 सप्ताह पे बन जाता है और 14 सप्ताह से अपना वर्क करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन इसमें ये पूछा जा रहा है कि प्लेसेंटा पूरी तरह से बन तो जाता है लेकिन बढ़ता रहता है, तो किस सप्ताह तक? तो 18 से 20 सप्ताह तक। राइट आंसर ऑप्शन डी। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे तभी आंसर कर पाएंगे, नहीं तभी आप ढूंढ रहे होंगे कि 12 से 14 सप्ताह कहाँ लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, स्वास्थ्य संचार के किस दृष्टिकोण में संदेशों को किसी चीज के बारे में याद दिलाने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक। याद दिलाने के लिए डिजाइन किया जाता है ताकि उन्हें आसानी से अनदेखा या भुलाया ना जा सके और उनका उपयोग दर्शकों को जो पहले के संदेशों को पुष्ट करता है। फिर से क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, टाइपिंग मिस्टेक। क्वेश्चन है, स्वास्थ्य संचार के किस दृष्टिकोण में संदेशों को किसी चीज के बारे में याद दिलाने के लिए डिजाइन किया जाता है ताकि उन्हें आसानी से अनदेखा या भुलाया ना जा सके और उनका उपयोग दर्शकों को पहले के संदेशों को पुष्ट करता है? ऑप्शन ए प्रेरक संचार, ऑप्शन बी सूचनात्मक संचार, ऑप्शन सी प्रमोटिंग संचार, ऑप्शन डी शिक्षाप्रद संचार। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, थोड़ी सी मिस्टेक है क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रमोटिंग संचार। क्या है? प्रमोटिंग संचार। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। काउंसलिंग को उपचारात्मक या समायोजनात्मक परामर्श भी कहा जाता है। काउंसलिंग को उपचारात्मक या समायोजनात्मक परामर्श भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है किसी गलती या अवांछनीय व्यवहार को सुधारना। ऑप्शन ए क्राइसिस काउंसलिंग, ऑप्शन बी सुविधाजनक काउंसलिंग, ऑप्शन सी व्यावसायिक एवं प्लेसमेंट काउंसलिंग, ऑप्शन डी विकासात्मक काउंसलिंग। तो कौन सी काउंसलिंग कहेंगे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी सुविधाजनक काउंसलिंग। कौन सी काउंसलिंग? सुविधाजनक काउंसलिंग। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। स्टरलाइजेशन के संदर्भ में स्पोरिसाइडल शब्द निम्न में से किसको मारने की क्षमता को संदर्भित करता है?
स्टरलाइजेशन में के संदर्भ में स्पोरिसाइडल शब्द निम्न में से किसको मारने की क्षमता को संदर्भित करता है? ऑप्शन ए वायरस और कवक को नष्ट करने को, ऑप्शन बी गैर बीजाणु बनाने वाले जीवाणुओं को निष्क्रिय करने को, ऑप्शन सी सभी प्रकार के सूक्ष्म जीवन को हटाने को, ऑप्शन डी बैक्टीरिया के बीजाणु को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, बैक्टीरिया के बीजाणु को। किसको? बैक्टीरिया के बीजाणु को। कौन सा वर्ड है? स्पोरिसाइडल। स्पोरिसाइडल राइट आंसर ऑप्शन डी, याद रखिएगा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्रुड्ज-फेयर-जैकब रोग जैसी बीमारियों के लिए जाने वाले प्रियन अद्वितीय हैं क्योंकि वे निम्न से बने हैं। ऑप्शन ए लिपिड, ऑप्शन बी यहाँ पर भी ऑप्शन में से बी आरएनए, ऑप्शन सी डीएनए, ऑप्शन डी प्रोटीन। क्रुड्ज-फेयर-जैकब रोग जैसी बीमारियों के लिए जाने वाले प्रियन अद्वितीय हैं क्योंकि वे निम्न से बने होते हैं। इसे आप नोट कर लीजिए। क्रुड्ज-फेयर-जैकब रोग वो किससे बने होते हैं? तो प्रोटीन से। राइट आंसर ऑप्शन डी, प्रोटीन से। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। शिशुओं में थ्रस के लिए अनुशंसित प्रबंधन में निम्न में से क्या शामिल है? शिशुओं में थ्रस के लिए अनुशंसित प्रबंधन में निम्न में से क्या शामिल है? ऑप्शन ए सिस्टेमिक फ्लूकोनाजोल, ऑप्शन बी मौखिक निस्टेनिन सस्पेंशन, ऑप्शन सी टॉपिकल क्लोट्रिमोजोल, ऑप्शन डी ओरल एम्फोटेरिसिन बी। तो आपको बताना है शिशुओं में थ्रस के लिए अनुशंसित प्रबंधन के लिए निम्न में से क्या शामिल है। आप लोग जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, मौखिक निस्टेनिन सस्पेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, पोषण पर बाल स्वास्थ्य शिक्षा का ध्यान निम्न में से किस पर केंद्रित होना चाहिए? पोषण पर बाल स्वास्थ्य शिक्षा का ध्यान निम्न में से किस पर केंद्रित होना चाहिए? ऑप्शन ए पहले कुछ महीनों में गाय का दूध पेश करने पर, ऑप्शन बी फार्मूला दूध के विशेष उपयोग पर, ऑप्शन सी वृद्धि और विकास के लिए संतुलित आहार के लाभ पर, ऑप्शन डी तरल पदार्थ का सेवन प्रतिबंधित करने पर। पोषण पर बाल स्वास्थ्य शिक्षा का ध्यान निम्न में से किस पर केंद्रित होना चाहिए? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, वृद्धि और विकास के लिए संतुलित आहार के लाभ पर। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे आम सूजन आंत्र रोग IBD है? आंत की सूजन। ऑप्शन ए पॉइंट 1 क्रोहन रोग, पॉइंट 2 विकर्ण प्रोक्टाइटिस, पॉइंट 3 इस्कीमिक कोलाइटिस। आपको बताना है कि सबसे आम सूजन आंत्र रोग IBD है। तो पॉइंट 1 राइट है, तो इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। राइट आंसर ऑप्शन सी, केवल एक क्रोहन रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, थर्मोलाइबाइल सामग्रियों के लिए कौन सी स्टरलाइजेशन विधि सबसे उपयुक्त है? थर्मोलाइबाइल सामग्रियों के लिए कौन सी स्टरलाइजेशन विधि सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन ए आयोनाइजिंग विकिरण, ऑप्शन बी एथिलीन ऑक्साइड स्टरलाइजेशन, ऑप्शन सी भाप ऑटोक्लेविंग, ऑप्शन डी ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। थर्मोलाइबाइल सामग्रियों के लिए कौन सी स्टरलाइजेशन विधि सबसे उपयुक्त है? जल्दी जल्दी आप लोग आंसर कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, भाप ऑटोक्लेविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी एक्यूट नर्सिंग केयर सेटिंग की विशेषता है?
निम्नलिखित में से कौन सी एक्यूट नर्सिंग केयर सेटिंग की विशेषता है? ऑप्शन ए, प्राकृतिक वातावरण का परिवार के साथ साझा किया जाना। ऑप्शन बी, ग्राहक के मूल्यों के आधार पर पारस्परिक रूप से तय किए गए हस्तक्षेपों के साथ स्वायत्त अभ्यास। ऑप्शन सी, बीमारियों के साथ विरोधाभास और देखभाल का उद्देश्य बीमारी को खत्म करना। ऑप्शन डी, परिवार की सामग्री में देखा गया ग्राहक। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी एक्यूट नर्सिंग केयर सेटिंग की विशेषता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है। राइट आंसर ऑप्शन सी है, बीमारी के साथ विरोधाभास और देखभाल का उद्देश्य बीमारी को खत्म करना है। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रसवोत्तर उच्च रक्तचाप के प्रबंधन के लिए पसंद की दवा है। प्रसवोत्तर उच्च रक्तचाप के प्रबंधन के लिए पसंद की दवा है। ऑप्शन ए, एटेनोल। ऑप्शन बी, मैग्नीशियम सल्फेट। यहाँ पर ऑप्शन बी होगा, यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, मैग्नीशियम सल्फेट। ऑप्शन सी, लेबेटालॉल। ऑप्शन डी, मिथाइल डोपा। प्रसवोत्तर उच्च रक्तचाप के प्रबंधन के लिए पसंद की दवा है। आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, लेबेटालॉल। राइट आंसर ऑप्शन सी, लेबेटालॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। वृषण के बगल में कुंडलित नलिका है जहां शुक्राणु होते हैं और थोड़े समय के लिए संग्रहित हो सकते हैं। ऑप्शन ए, वॉस डिफरेंस। ऑप्शन बी, अंडकोश। ऑप्शन सी, सेमिनिफरस ट्यूब्स। ऑप्शन डी, अधिवृषण। वृषण के बगल में कुंडलित नलिका है जहां शुक्राणु होते हैं और थोड़े समय के लिए संग्रहित हो सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, अधिवृषण। क्या होता है? अधिवृषण होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। टाइप बी उपकेंद्रों के लिए प्राथमिक विकास लक्ष्य क्या है? टाइप बी उपकेंद्रों के लिए प्राथमिक विकास लक्ष्य क्या है? ऑप्शन ए, विशेष रूप से बाह्य रोग सेवाएं प्रदान करना। ऑप्शन बी, तृतीयक देखभाल अस्पतालों के रूप में सेवा करना। ऑप्शन सी, चिकित्सा अनुसंधान केंद्रों के रूप में कार्य करना। ऑप्शन डी, व्यापक वितरण सुविधाएं प्रदान करना। आपको बताना है टाइप बी उपकेंद्रों के लिए प्राथमिक विकास लक्ष्य क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, व्यापक वितरण सुविधा प्रदान करना। व्यापक वितरण सुविधा प्रदान करना। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। स्वास्थ्य देखभाल रिकॉर्ड में ICD-10 जैसी कोडिंग प्रणालियों का उपयोग मुख्य रूप से निम्न कार्य करता है। स्वास्थ्य देखभाल रिकॉर्ड में ICD-10 जैसी कोडिंग प्रणालियों का उपयोग मुख्य रूप से निम्न कार्य करता है। ऑप्शन ए, रोगियों के लिए चिकित्सा शब्दावली को सरल बनाने में कार्य करता है। ऑप्शन बी, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की व्यक्तिगत राय रिकॉर्ड करता है। ऑप्शन सी, रोगी रिकॉर्ड में विस्तृत विवरण प्रदान करता है। ऑप्शन डी, चिकित्सा प्रक्रियाओं और निदानों का मानकीकृत कोड में अनुदान करता है। आप लोग अपना आंसर कीजिए जल्दी जल्दी। स्वास्थ्य देखभाल रिकॉर्ड में ICD-10 जैसी कोडिंग प्रणालियों का उपयोग मुख्य रूप से निम्न कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, चिकित्सा प्रक्रियाओं और निदानों का मानकीकृत कोड में अनुवाद करता है। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, 4 से 8 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए अनुशंसित दैनिक फाइबर सेवन क्या है? 4 से 8 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए अनुशंसित दैनिक फाइबर सेवन क्या है? ऑप्शन ए 25 ग्राम। ऑप्शन बी और सी। ऑप्शन बी 15 ग्राम। ऑप्शन सी 10 ग्राम। ऑप्शन डी 30 ग्राम। 4 से 8 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए अनुशंसित दैनिक फाइबर कितनी है? सेवन करना चाहिए तो 25 ग्राम। राइट आंसर ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अंडे के प्रति एनाफिलेक्टिक प्रतिक्रिया के इतिहास वाले रोगी के लिए कौन सा टीका सावधानी के साथ लगाया जाना चाहिए?
अंडे के प्रति एनाफिलेक्टिक प्रतिक्रिया के इतिहास वाले रोगी के लिए कौन सा टीका सावधानी के साथ लगाया जाना चाहिए? ऑप्शन ए इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस ए, ऑप्शन सी MMR, मीजल्स मम्स रूबेला, ऑप्शन डी HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट कर लीजिए। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है इन्फ्लुएंजा। राइट आंसर ऑप्शन है इन्फ्लुएंजा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन है सक्रिय हेपेटाइटिस सी संक्रमण के लिए अनुशंसित नैदानिक परीक्षण कौन सा है? सक्रिय हेपेटाइटिस सी संक्रमण के लिए अनुशंसित नैदानिक परीक्षण कौन सा है? ऑप्शन ए लीवर फंक्शन परीक्षण, ऑप्शन बी HCV RNA PCR परीक्षण, ऑप्शन सी एंटीजन HCV एंटीबॉडी परीक्षण, ऑप्शन डी लीवर का अल्ट्रासाउंड। क्वेश्चन कह रहा है सक्रिय हेपेटाइटिस सी संक्रमण के लिए अनुशंसित नैदानिक परीक्षण कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है। राइट आंसर ऑप्शन बी है HCV RNA PCR परीक्षण। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से किस स्थिति वाले नवजात शिशुओं में अंतर सकारात्मक वायु मार्ग दाब का संकेत दिया जाता है? ऑप्शन ए समय पूर्णता का एपनिया, ऑप्शन बी मेकोनिया एस्पिरेशन सिंड्रोम, ऑप्शन सी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ऑप्शन डी जन्मजात हृदय रोग। आप लोग आंसर कीजिए। मैं फिर से आपको याद दिला दूं, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर का पार्ट 2 है। पार्ट 1 आ चुका है, ये पार्ट 2 है। तो पार्ट 1 करने के बाद ही पार्ट 2 कीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम RDS। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन ये रहा, दवा प्रशासन के मौखिक मार्ग की एक प्रमुख सीमा क्या है? दवा प्रशासन के मौखिक मार्ग की एक प्रमुख सीमा क्या है? ऑप्शन ए या हिपेटिक फर्स्ट पास इफेक्ट को बाईपास करता है, ऑप्शन बी उन दवाओं के लिए अनुपयुक्त है जिनके लिए स्थानीय कार्रवाई की आवश्यकता होती है, ऑप्शन सी इनका उपयोग उन दवाओं के लिए किया जा सकता है जो आंत में खराब रूप से अवशोषित होती है, ऑप्शन डी गैस्ट्रिक खाली करने की दर जैसे कारकों के कारण दवा की कार्रवाई अप्रत्याशित हो सकती है। क्वेश्चन स्टेटमेंट फॉर्म में है और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि दवा प्रशासन के मौखिक मार्ग की एक प्रमुख सीमा क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्या कह रहा है कि गैस्ट्रिक खाली करने की दर जैसे कारकों के कारण दवा की कार्यवाही अप्रत्याशित हो सकती है। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है सामान्य योनि प्रसव के दौरान फटने के जोखिम को कम करने के लिए पेरिनियम को सहारा देने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीकी को किस रूप में जाना जाता है? क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य योनि प्रसव के दौरान फटने के जोखिम को कम करने के लिए पेरिनियम को सहारा देने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक को किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए एपिजियोटमी, ऑप्शन बी मैक रॉबर्ट्स मैन्यूअर, ऑप्शन सी फंडल दबाव, ऑप्शन डी रिटगेन का मैन्यूअर। पेरिनियल टेयर होने से बचने के लिए और पेरिनियल एरिया को बड़ा करने के लिए कौन सा तकनीकी का यूज करते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए एपिजियोटमी। एपिजियोटमी क्या करते हैं? एपिजियोटमी। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। स्वास्थ्य बीमा पोर्टेबिलिटी और जवाबदेही अधिनियम किसके द्वारा रिकॉर्ड कीपिंग को प्रभावित करता है? स्वास्थ्य सीमा पोर्टेबिलिटी और जवाबदेही अधिनियम किसके द्वारा रिकॉर्ड कीपिंग को प्रभावित करता है? ऑप्शन ए
रोगी रिकॉर्ड तक सार्वजनिक पहुंच की अनुमति देकर। ऑप्शन बी, रोगी स्वास्थ्य जानकारी की सुरक्षा के लिए मानक निर्धारित करके। ऑप्शन सी, केवल हस्तलिखित नोट्स की आवश्यकता। ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड खत्म करके। स्वास्थ्य बीमा पोर्टेबिलिटी और जवाबदेही अधिनियम किसके द्वारा रिकॉर्ड कीपिंग को प्रभावित करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी। राइट आंसर ऑप्शन बी, रोगी स्वास्थ्य जानकारी की सुरक्षा के लिए मानक निर्धारित करके। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। सामुदायिक स्वास्थ्य टीमों में व्यावसायिक चिकित्सा मुख्य रूप से व्यक्तियों की मदद करते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य टीमों में व्यावसायिक चिकित्सा मुख्य रूप से व्यक्तियों की मदद करते हैं। ऑप्शन ए, पुरानी चिकित्सीय स्थितियों का इलाज करके। ऑप्शन बी, दवाएं लिखकर और प्रशासित करके। ऑप्शन सी, दैनिक गतिविधियों को करने की उनकी क्षमता में सुधार करके। ऑप्शन डी, केवल व्यावसायिक चोटों से ऊपर के। सामुदायिक स्वास्थ्य टीमों में व्यावसायिक चिकित्सा मुख्य रूप से व्यक्तियों की मदद करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी, दैनिक गतिविधियों को करने की उनकी क्षमता में सुधार करके। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधन में साक्ष्य आधारित अभ्यास महत्वपूर्ण है क्योंकि यह। ऑप्शन ए, सर्वोत्तम उपलब्ध शोध जानकारी के साथ नैदानिक अनुभव को एकीकृत करता है। ऑप्शन बी, पूरी तरह से ऐतिहासिक प्रथाओं पर निर्भर करता है। ऑप्शन सी, नैदानिक निर्णय लेने में वर्तमान अनुसंधान के उपयोग को हतोत्साहित करता है। ऑप्शन डी, केवल नर्सों पर लागू होता है, डॉक्टरों पर नहीं। स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधन में साक्ष्य आधारित अभ्यास महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सर्वोत्तम उपलब्ध शोध जानकारी के साथ नैदानिक अनुभव को एकीकृत करता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए। आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये क्लास बोरिंग है। बोरिंग क्लास नहीं है, ये सिर्फ क्वेश्चन आंसर की क्लास है। इसमें प्रीवियस क्वेश्चन को हम सॉल्व करा रहे हैं, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए, ठीक है। हर चीज़ में एंजॉय नहीं ढूंढा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, और जब ये आप अपनी सफलता प्राप्त कर लेंगे फिर एंजॉय कीजिए, नो टेंशन। हॉट टब रैश एक त्वचा संक्रमण है जो बैक्टीरिया के कारण होता है। हॉट टब रैश एक त्वचा संक्रमण है जो बैक्टीरिया के कारण होता है। ऑप्शन ए, लिस्टेरिया। ऑप्शन बी, स्यूडोमोनास एरुगिनोसा। ऑप्शन सी, क्लेबियसिला। ऑप्शन डी, सल्फोबैसिलस थर्मोसाइफिलोडॉक्सीडेंस। हॉट टब रैश एक त्वचा संक्रमण है जो किस बैक्टीरिया के कारण होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्यूडोमोनास एरुगिनोसा। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रसव के दौरान मिकोनियम रंजिश एमनियोटिक द्रव की उपस्थिति निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक चिंताजनक है? ऑप्शन ए, मल्टीफीटल प्रेगनेंसीज में। ऑप्शन बी, अपरिपक्व प्रसूति में। ऑप्शन सी, ब्रीच प्रेजेंटेशन में। ऑप्शन डी, पोस्टपार्टम गर्भधारण में। प्रसव के दौरान मिकोनियम रंजिश एमनियोटिक द्रव की उपस्थिति निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक चिंताजनक है? आप लोग आंसर कीजिए जल्दी जल्दी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, पोस्टटर्म गर्भधारण में। किसमें? पोस्टटर्म गर्भधारण में। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रसव पूर्ण जांच के दौरान सेकेंड बीच निर्धारित की जानी चाहिए। विजिट के बीच, ये यहाँ पे नहीं है, विजिट के बीच निर्धारित की जानी चाहिए। ऑप्शन ए, 4 से 6 महीने। ऑप्शन बी, 1 से 2 महीने। ऑप्शन सी, 9 महीने। ऑप्शन डी, 8 महीने। प्रसव पूर्ण जांच के दौरान सेकेंड विजिट के बीच किसके बीच निर्धारित की जानी चाहिए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, 4 से 6 महीने के बीच। कब? 4 से 6 महीने के बीच। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। HBYC के तहत आशा अलग अलग महीनों में 5 घरेलू दौरों के लिए प्रोत्साहन प्रदान करती है। निम्नलिखित में से कौन सा उसमें से एक नहीं है? क्वेश्चन
का कहने का मतलब है HBYC के तहत आशा अलग अलग महीनों में 5 घरेलू दौरों के लिए प्रोत्साहन प्रदान करती है। निम्नलिखित में से कौन सा उसमें से एक नहीं है? ऑप्शन ए 6वां, ऑप्शन बी 12वां, ऑप्शन सी 9वां, ऑप्शन डी 16वां। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी 16वां। वैसे ये क्वेश्चन मुझे भी समझ में नहीं आया है कि ये क्या पूछ रहा है। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। 5 निर्धारित होम विजिट्स के लिए HBYC श्रेणी के प्रत्येक बच्चे के लिए आशा कार्यकर्ता को कितनी प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जा रहा है? बताइए आप लोग। 5 निर्धारित गृह दौरों के लिए HBYC श्रेणी के प्रत्येक बच्चे के लिए आशा कार्यकर्ताओं को कितनी प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जा रहा है? ऑप्शन ए 1000, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 500, ऑप्शन डी 900। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन बी 25। कितना? 25। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नवजात पुनर्जीवन में लैरिंजियल मास्क एयरवे के उपयोग की सिफारिश तब की जाती है जब ऑप्शन ए श्वास नली इंटूबेशन में प्रयास असफल होते हैं या संभव नहीं होते, ऑप्शन बी नवजात का गर्भकाल 34 सप्ताह से कम होता है, ऑप्शन सी नवजात पूर्ण अवधि का है और उसका वजन 2000 ग्राम से अधिक होता है, ऑप्शन डी फेस मास्क वेंटिलेशन सफल होता है। नवजात पुनर्जीवन में लैरिंजियल मास्क एयरवे का उपयोग की सिफारिश तब की जाती है जब श्वास नली इंटूबेशन के प्रयास असफल होते हैं या संभव होते नहीं होते। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए। आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे। आप देख रहे हैं ना कि किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा है। कपड़ों की स्वच्छता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपको स्टेटमेंट फॉर्म के क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे फिर आंसर करेंगे। पॉइंट 1 है शरीर की जू और लीक को नष्ट करने में मदद के लिए धुले हुए कपड़ों को इस्त्री किया जाना चाहिए। पॉइंट 2 है आंतरिक बियर के लिए बदलने की आवृत्ति सप्ताह में 3 बार करने की सलाह दी जाती है। पॉइंट 3 बाहरी कपड़ों के लिए कपड़े बदलने की आवृत्ति प्रति सप्ताह 12 बार रखने की सलाह दी जाती है। कपड़े की स्वच्छता के बारे में क्वेश्चन है, तो इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। राइट आंसर ऑप्शन ए। केवल 1 और 3 राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा घर आधारित प्रसवोत्तर देखभाल के लिए अनुशंसित अभ्यास नहीं है? ऑप्शन ए मौखिक पोलियो वैक्सीन का घरेलू प्रशासन, ऑप्शन बी नवजात पीलिया का आकलन, ऑप्शन सी दैनिक पेरिनियल स्वच्छता, ऑप्शन डी नियमित एपिजियोटमी निरीक्षण। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा घर आधारित प्रसवोत्तर देखभाल के लिए अनुशंसित अभ्यास नहीं है? इतना क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछते हैं, इतना स्टेटमेंट में देते हैं तो पढ़ के समझ नहीं आता कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आप तैयारी अपनी अच्छे से कीजिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन पेपर है इतना आसान नहीं आता है। इजी, मॉडरेट टू हार्ड तीनों आते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए मौखिक पोलियो वैक्सीन का घरेलू प्रशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। शिशु की बढ़ती पोषण और विकास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किस उम्र में आहार में ठोस पदार्थ शामिल करना चाहिए? कह रहा है क्वेश्चन शिशु की बढ़ती पोषण और विकास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किस उम्र में आहार में ठोस पदार्थ शामिल किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए लगभग 6 महीने, ऑप्शन बी लगभग 12 महीने, ऑप्शन सी लगभग 15 महीने, ऑप्शन डी लगभग 2 महीने। शिशु की बढ़ती पोषण की विकास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किस उम्र में आहार में ठोस पदार्थ शामिल करना चाहिए? जैसा कि आप सभी को पता है कि 6 मंथ तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग को प्रोत्साहन करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनकी बढ़ती उम्र की आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग हम उन्हें वीनिंग डाइट भी देना स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन
ए राइट आंसर ऑप्शन ए 6 महीने, लगभग 6 महीने बाद। राइट आंसर ऑप्शन ए 6 महीने बाद। सबसे पहले लिक्विड डाइट देते हैं, फिर सेमी सॉलिड, फिर उसके बाद सॉलिड देते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन है इम्यूनोग्लोबुलिन जिसे एंटीबॉडी भी कहा जाता है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित होते हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन जिसे एंटीबॉडी भी कहा जाता है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित होते हैं? ऑप्शन ए मस्तूल कोशिकाएं, ऑप्शन बी टी लिम्फोसाइट्स, ऑप्शन सी प्लेटलेट्स, ऑप्शन डी बी लिम्फोसाइट्स। जल्दी जल्दी आप लोग आंसर कीजिए, लास्ट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन बी लिम्फोसाइट्स। कौन है, किसके द्वारा निर्मित होती है एंटीबॉडी? तो बी लिम्फोसाइट। राइट आंसर ऑप्शन डी। तो आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि 50 क्वेश्चंस में आपका स्कोर क्या रहा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सेकंड पार्ट था, 51 to 100 क्वेश्चन। तो आप लोग बताएंगे कि आपका स्कोर क्या रहा, मैं वेट करूंगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। और पार्ट 1 पहले ही आ चुका है, पहले उसे आप देखिए, उसके बाद आप नेक्स्ट पार्ट को देखेंगे। ठीक है, ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप लोग सॉल्व कीजिए और अपनी तैयारी को भी चेक कीजिए कि आपने कितना तैयार किया है। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, मस्त रहिए।